हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 4 वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। आज अपनी 5वीं वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। बेसिकली हम एक वीडियो में ट्राई करते हैं 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए, और उससे संबंधित जो और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए। ये जो अपनी क्लासेस हैं ये बेसिकली अभी जो MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, NPCIL नरौरा, NPCIL रावत भाटा, LPSC इसरो की वैकेंसी चल रही है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, ITI के बेसिस से टर्नर फिटर मशीनिस्ट, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। आपको ब्रास की कटिंग करनी है, ब्रोंज की कटिंग करनी है या कास्ट आयरन की कटिंग करनी है हेक्सा के द्वारा, तो उसके लिए किस पिच वाले ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है जो हेक्सा ब्लेड होती है उसमें पिच का मतलब क्या होता है, तो पिच का मतलब यहाँ पर जो दांते बने होते हैं तो दो दांतों के बीच की दूरी कितनी है वही क्या होती है, उसकी पिच होती है। जैसे एक दांता ये हो गया, दूसरा इसका करस्पॉन्डिंग दांता यहाँ हो गया, तो इन दोनों दांतों के बीच की दूरी कितनी है, कितना गैप है, यही नथिंग बट क्या होता है, उसका पिच होता है। अब अकॉर्डिंग टू पिच की बात की जाए तो यहाँ पर जो 0.8 mm है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो 0.8 mm को हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, या एग्जाम में आपके दिया जाता है, एक टर्म दिया जाता है कंड्यूट पाइप। तो कंड्यूट पाइप की कटिंग करनी है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड 0.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। 1 mm की जो पिच हेक्सा ब्लेड होती है ये आपकी नॉर्मल होती है। मीडियम इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है मीडियम कार्बन स्टील, नॉर्मल स्टील के लिए कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। 1.4 भी आपकी मीडियम के अंतर्गत आती है, इसका प्रयोग नॉर्मल कार्य के लिए, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, इसकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रोंज, ब्रास, कास्ट आयरन, तो जैसा कि आप सभी को पता है ब्रास, ब्रोंज ये सभी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल की जब हमें कटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं 1.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का, जिसे हम कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल है तो इसकी जो चिप्स होती है थोड़ी सी मोटी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे दो दांतों के बीच की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं 0.8 mm फाइन पिच हेक्सा ब्लेड की, तो यहाँ पर जो हमारे चिप्स निकलते हैं मेटल कटिंग के बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें दांतों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। या कई बार पूछा जा सकता है पतले ट्यूब की कटिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ भी फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। टर्म क्या दिया जाता है, ब्रास ब्रोंज की कटिंग के लिए या सॉफ्ट मेटल के लिए कोर्स पिच 1.8 mm, हार्ड मटेरियल कंड्यूट पाइप उसके लिए 0.8 mm, जो कि होती है आपकी फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। यदि चीजल का जो क्लियरेंस एंगल है वो क्या हो, बहुत अधिक हो, ठीक है। तो बहुत अधिक होने पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, हमारी वर्किंग सरफेस है, ये उसके परपेंडिकुलर सरफेस है। यहाँ पर हमारा क्या है, कोई एक आपका चीजल है, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर हम चिपिंग का कार्य कर रहे होते हैं। ये आपकी उसकी सेंटर एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ पर कई सारे एंगल बनते हैं, उसके सेंटर एक्सिस से जॉब के बीच का जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, झुकाव कोण कहते हैं। चीजल की जो ऊपरी सरफेस होती है परपेंडिकुलर सरफेस, इसके बीच जो एंगल बनता है इसे रैक एंगल कहते हैं। चीजल की जो निचली सरफेस है और जॉब की सरफेस है इसके बीच का जो एंगल बनेगा इसी को हम क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। तो पूछा गया है यदि क्लियरेंस एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो इस केस में क्या होगा। तो जैसे जैसे चीजल का क्लियरेंस एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजल हमारी क्या होती जाएगी,
खड़ी होती जाएगी, खड़ी होती जाएगी मतलब ये मटेरियल में क्या होती जाएगी, धंसती चली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर रिमूव होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मटेरियल में क्या करने लगेगी, डिगिंग करने लगेगी, गड्ढा बनाने लगेगी, काफ़ी अधिक मटेरियल रिमूव करे। इसे मान लो क्लियरेंस एंगल यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ कंडीशन में आपकी चीज़ इस प्रकार से आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिगिंग ऑन द सरफेस। सरफेस पर क्या करेगी, गड्ढा बनाएगी। कब होगा, जब क्लियरेंस एंगल आपका इंक्रीज हो जाएगा, या इसी को दूसरे शब्द में पूछ सकता है कि रैक एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी आपका क्या हो गया, सरफेस पर डिगिंग करेगी, गड्ढा बनाएगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, यदि चीजल का क्लियरेंस एंगल कम हो जाए या रैक एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में चीजल आपकी क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो जहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है उस कंडीशन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, Which type of hammer is used for riveting purpose? रिवेटिंग के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या फिर स्ट्रेट पिन हैमर। तो आप सभी को पता है, चाहे रिवेटिंग का काम हो, ठीक है, या फिर सीट मेटल का जो भी मोस्टली काम होता है उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। जितने भी पंच होते हैं, पंचिंग करते समय, ठीक है, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और रिवेट वर्क के लिए मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में आपका बॉल पिन हैमर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली ब्लैक स्मिथी शॉप में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी हैवी चोट लगाने की ज़रूरत होती है। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है बेसिकली शोल्डर पर। जब कहीं आपका एंगुलर सरफेस होता है तो वहाँ पर शोल्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर पूछ लिया जाए चैनल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर बेंडिंग के लिए भी कोई मेटल है उसकी हमें बेंडिंग करनी है तो यहाँ पर भी क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का बेसिकली पिन क्या होता है, जो उसकी हैंडल होती है उसके एक्सिस के क्या होता है, ये क्रॉस में होता है। स्ट्रेट पिन हैमर की बात की जाए, स्ट्रेट पिन हैमर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है जब आपको कोई मेटल है, एक सीधा सीधा यहाँ पर सेंटेंस दिया जाता है कि मेटल की स्ट्रेचिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या कोई आपका मान लीजिए ऐसा रॉड है, इसको क्या करना है, हमें एक डायरेक्शन में फैलाना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो अपने पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ पर कटिंग स्पीड और फीड को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, इसीलिए हम बोलते हैं जो आप प्रीवियस वीडियो होती है ये क्या होती है, आगे की क्लासेस से लिंक होती है। कई सारे यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि उससे पिछले वीडियोस में क्लियर किए गए होते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियोस को देखते हैं तो आगे वाली वीडियो को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड को हम किस में दर्शाते हैं, हमने आपको बताया था कि कटिंग स्पीड क्या होती है, ठीक है। 1 मिनट में ड्रिल हमारा जितना मटेरियल रिमूव करता है उसको अगर हम क्या करें, लीनियरली उसको मेज़र करें तो दैट इज़ नथिंग बट आपकी क्या हो जाती है, कटिंग स्पीड हो जाती है। तो 1 मिनट में कितना मटेरियल रिमूव किया गया वही आपकी कटिंग स्पीड होती है। किस में दर्शाते हैं, मीटर प्रति मिनट में इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पर आपसे कई बार पूछा जाता है फीड की यूनिट क्या होती है, ड्रिलिंग में जब हम फीड देते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं उस समय एक चक्कर में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में आपका ड्रिल कितना अंदर जाता है, कितना अंदर आपका प्रवेश कर जाता है, या कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट आपकी फीड होती है। तो इसकी यूनिट हो जाती है mm पर रेवोल्यूशन। ये 2 यूनिट यहाँ से आपसे पूछी जाती है, कटिंग स्पीड और फीड की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ड्रिल बिट दिया गया है, एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। इसको भी हमने अपने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से इसके सारे पार्ट वगैरह को क्लियर किया था, वहाँ पर ड्रिल के एंगल के बारे में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्स से मार्क किया गया पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है बेसिकली लिप कहा जाता है, ठीक।
ये आपका एक लिप हो गया, दूसरा लिप यहाँ हो गया। इन दोनों के बीच जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, लिप एंगल या पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। इसको हमने अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम इसके पीछे वेस्ट नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पर आपको एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई जा रही है, ठीक है। पूछा जा रहा है यहाँ पर एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम क्या है। तो एक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, बेसिकली ये ड्रिल चक दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, ड्रिल चक दिखाया गया है, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्रिल को होल्ड करते हैं। अब किस प्रकार के ड्रिल को होल्ड करते हैं तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। 12.7 mm एग्जैक्ट बात की जाए, या फिर रफली दिया जाता है 13 mm। तो 12.7 mm या 13 mm के जो ड्रिल होते हैं, इतने साइज के जो ड्रिल होते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट सैंक में पाए जाते हैं। और स्ट्रेट सैंक के जो ड्रिल होते हैं इसको हम यहाँ पर होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। और बाकी जो आपके ड्रिल होते हैं टेपर सैंक वाले, उसको हम मशीन के स्पिंडल में होल्ड करते हैं। अब वहाँ पर स्लीव और सॉकेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है स्लीव और सॉकेट के बारे में। तो स्लीव का प्रयोग किया जाता है जब आपका जो ड्रिल है उसका जो साइज है वो क्या हो, छोटा हो मशीन के स्पिंडल के साइज से। और सॉकेट का प्रयोग कब करते हैं, तो सॉकेट का प्रयोग करते हैं जब आपका ड्रिल का जो साइज है वो स्पिंडल के साइज से बड़ा होता है, तो वहाँ पर सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिल पर कितने रेंज की टेपर पाई जाती है, कौन सा टेपर पाया जाता है। तो कौन सा टेपर होता है ड्रिल पर, मोर्स टेपर होता है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, एमटी के द्वारा दर्शाते हैं। रेंज क्या होती है, तो MT1 से मोर्स टेपर 1 से मोर्स टेपर 5 तक के यहाँ पर रेंज आपकी पाई जाती है। कई बार यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, MT4 तक दिया जाता है, बट आफ्टर वेरीफाइंग मैनी सोर्सेस वी फाउंड दैट MT1 to MT5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सी ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, तो ये पिलर ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई। इस पर मैक्सिमम 25 mm डायमीटर तक के होल करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपका ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका फीड हैंडल है, इसी के द्वारा फीड दी जाती है, ठीक। इसमें आपकी बेसिकली स्टेप कोन पुली लगी होती है। यहाँ पर आपको अन्य मैकेनिज्म दिखाएंगे, मोटर वगैरह दिखाए गए हैं। ये आपका क्या है, वर्क टेबल है, जहाँ पर आप वर्क को होल्ड करते हैं। पूरा आपका पिलर दिखाया गया जिस पर क्या कर सकते हैं, वर्क टेबल को हम अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर बेस है, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड में माइनर डायमीटर का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको माइनर डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि माइनर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी एक कोई क्या है, थ्रेड है, ठीक है, कोई आपकी क्या है, आउटसाइड थ्रेड मान लीजिए यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेजर डायमीटर नथिंग बट जो सबसे बड़ा वाला डायमीटर होता है। अगर यहाँ से हम इसके क्रेस्ट को छूता हुआ एक लाइन खींच दें और नीचे इसके क्रेस्ट को छूता हुआ एक लाइन खींच दें, तो इन दोनों के बीच की जो आपकी डिस्टेंस होगी यही क्या होगी, माइनर डायमीटर। यही आपका क्या होता है, थ्रेड का सबसे बड़ा, मेजर डायमीटर। ये आपका क्या होता है, थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, जिसे हम मेजर डायमीटर के नाम से जानते हैं। और इसके अगर रूट को छूता हुआ एक लाइन खींचा जाए ऊपर और सेम वे में यहाँ पर नीचे खींचा जाए, तो ये जो डायमीटर प्राप्त होता है ये थ्रेड का छोटा डायमीटर होता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक। इंटरनल थ्रेड में क्या होता है, रिवर्स आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है माइनर डायमीटर, छोटा डायमीटर, ठीक। अब यहाँ पर एक आपकी इमेजिनरी सर्किल, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक क्या होती है, इनके सेंटर में एक जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो डायमीटर आता है इसको हम क्या कहते हैं, पिच डायमीटर, या कई बार इसको इफेक्टिव डायमीटर के नाम से जाना जाता है। और क्रेस्ट से लेकर के रूट के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, इसको डी के द्वारा दर्शाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका मेजर है, ठीक है, और यहाँ पर है माइनर। इनके बीच में क्या है, एक डेप्थ ऊपर है और एक डेप्थ नीचे है। तो अगर हम मेजर डायमीटर में से 2 डेप्थ को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनर डायमीटर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं किस फार्मूले में आपका यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा
कि माइनर डायमीटर कैसे कैलकुलेट करना है, मेजर डायमीटर में से 2 इंटू डेप्थ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपको माइनर डायमीटर मिल जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल माइक्रोमीटर दिखाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है जो एक्स से मार्क किया गया पार्ट है, भाग है, ये माइक्रोमीटर का कौन सा भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम थिम्बल कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। इस पर बेसिकली मेट्रिक में बात की जाए तो आपकी 50 ग्रेजुएशन बनी होती हैं। ठीक, कितनी ग्रेजुएशन बनी होती हैं, 50 ग्रेजुएशन बनी होती हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका बैरल के नाम से जानते हैं। इसको हम बैरल के नाम से जानते हैं या स्लीप भी इसी को कहते हैं। यहाँ पर आपका सबसे एंड में दिया गया है रैचेट स्टॉप। यहाँ पर आपका सबसे एंड में दिखाया जाता है रैचेट स्टॉप। इसका कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैचेट स्टॉप का यूज क्या होता है। तो इसका यूज बेसिकली किया जाता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, या यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका ये हो गया फ्रेम वाला हिस्सा जिस पर आपका साइज लिखा होता है कि माइक्रोमीटर का साइज क्या है। जैसे देख पा रहे हैं 0 से 25 mm। यहाँ पर आपका क्या होता है, स्पिंडल और एनबिल होती है। ठीक, ये पूरा क्या होता है आपका स्लीव या बैरल होता है। ठीक है, तो अंदर आपकी स्लीव या बैरल होती है जिस पर आपकी मेन स्केल ग्रेजुएटेड होती है और ये सॉरी जो ऊपर वाला पार्ट पूरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। थिम्बल का ही बेसिकली पार्ट होता है जो कि नर्लिंग वाला पार्ट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो अगर प्रीवियस में गलती हो गई होगी तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया फ्रेम, इधर हो गया आपका स्पिंडल, ये हो गया एनबिल, यहाँ पर इसका बेसिकली लॉकिंग अरेंजमेंट हो गया। ये आपका पूरा स्लीव हो गया या बैरल हो गया। ठीक, ये आपका थिम्बल हो गया जिस पर आपकी 50 वर्नियर ग्रेजुएशन बनी होती हैं। स्लीव पर आपकी मेन स्केल हो गई, यहाँ पर आपका रैचेट स्टॉप हो गया। पूछा क्या गया था, हमें पूछा यहाँ गया था थिम्बल। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक और चीज़ पूछा जाता है कि जहाँ पर स्पिंडल प्रयोग की जाती है माइक्रोमीटर में उसकी पिच कितनी होती है। तो स्पिंडल की पिच होती है 0.5 mm। तो 0.5 mm वाले स्पिंडल वाले पिच का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। थिम्बल पर कितनी ग्रेजुएशन बनी होती है, तो इस पर 50 ग्रेजुएशन बनी होती हैं। जब थिम्बल को एक हम पूरा राउंड घुमाते हैं तो हमारा स्पिंडल क्या करता है, 0.5 mm आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसी से हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, 0.5 mm को 50 से डिवाइड करके, तो आपका 0.01 mm यहाँ से लीस्ट काउंट निकल के आ जाता है। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। यहाँ पर आपको एक आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया गया है और उसकी रेंज दे दी गई है कि इसकी रेंज क्या है, 50 से 75 mm है। कई बार यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि 50 to 75 mm माइक्रोमीटर है, उसकी जीरो रीडिंग कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपसे जीरो रीडिंग पूछ रहा है तो जीरो रीडिंग का मतलब किस रेंज से, मतलब कहाँ से वो मेजरमेंट करना स्टार्ट करेगा या कम से कम वैल्यू। तो ये आपकी क्या होगी, 50 जो आपकी स्टार्टिंग रेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी जीरो रीडिंग कहते हैं। तो आपकी मान लो 50 से दे दिया गया 75, तो इसकी जीरो रीडिंग क्या होगी, 50 mm होगी। अगर यही दे दिया जाए 25 से 50 तो उसकी जीरो रीडिंग क्या होगी, 25 mm होगी। 75 से 100 दे दिया जाए तो उसकी जीरो रीडिंग क्या होगी, 75 mm होगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आपसे जीरो रीडिंग पूछा जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग वाली रेंज हो जाएगी। लिस्ट काउंट आप सभी को पता होना चाहिए 0.01, चाहे जो भी यहाँ पर आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर हो। अब बात कर लेते हैं इसकी रीडिंग कितनी होगी। तो सबसे पहले दे दिया गया है कि इसकी रेंज क्या है, 50 से 75 है। तो पहले हम जीरो रीडिंग लिख लेते हैं इसकी कि आपकी 50 mm हो गई। मेन स्केल देख लिया जाए तो यहाँ पर 10 हो गया, 11 हो गया, आपका 12 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर आपके कितने हैं मेन स्केल वाले, 13 है। प्लस में अगर यहाँ आप नीचे देखें सब स्केल वाला तो यहाँ पर एक आपका ग्रेजुएशन पार कर चुका है, मीन्स यहाँ पर 0.5 mm और ऐड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कौन सा थिम्बल का डिवीजन मैच कर रहा है स्लीप के साथ। तो यहाँ पर आपको एरो मार्क के साथ दिखाया गया है, 15 और 10 के बीच में है। आप काउंट कर लीजिए क्या है, 10, 11, 12 और ये 13 वाली रीडिंग आपकी मैच कर रही है। ठीक है, कितनी वाली, 13 वाली। अब टोटल आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना। 50 प्लस 13 मीन्स 63 प्लस 0.5 मीन्स 63.5
5 हो गया। अब उसमें क्या करना है, आपको 13 ऐड करना है, तो टोटल निकल के आ जाएगा आपका 63.63। ठीक, कितना आ जाएगा 63.63। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला गया, 50 यहाँ पर जीरो रीडिंग हो गई, 13 मेन स्केल हो गया, सब स्केल के वहाँ नीचे की रीडिंग 0.5 हो गई, और 13 यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका मैच कर रहा था थिम्बल का स्लिप के साथ, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसको आपको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है 0.01 से, फिर वहाँ पर आपकी 0.13 निकल के आती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम पूछा गया है। आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि ये पार्ट क्या है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिखाया गया है, तो बेसिकली ये फिगर दिया गया है वर्नियर हाइट गेज का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो इसकी भी लिस्ट काउंट वर्नियर के जैसी ही होती है, 0.02 mm होती है मेट्रिक में। ठीक, अब बात किया जाए यहाँ पर जो एक्स से पार्ट मार्क किया गया है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, तो यक्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये आपकी हो गई पूरी जो मेन स्केल हो गई। ठीक है, ये आपका पूरा क्या हो गया बीम, और बीम पर क्या ग्रेजुएटेड है मेन स्केल हो गया, नीचे यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पर स्क्राइबर होल्ड किया गया, इसका थंब स्क्रू हो गया स्क्राइबर को लॉक करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये एडजस्टिंग स्लाइड है जो आपकी वर्नियर की एडजस्टिंग स्लाइड है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका मार्क किया गया इसे हम कहते हैं फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। क्या कहते हैं इसको, हम फाइन एडजस्टिंग स्लाइड कहते हैं, और जो आपका नट दिया गया उसे हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक बेंच वाइज दिखाई गई है। पूछा गया है कि इस बेंच वाइज का नाम क्या है, कौन सी बेंच वाइज यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कौन सी वाइज दिखाई गई है, बेंच वाइज नहीं कौन सी वाइज दिखाई गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है इसके स्पिंडल के पास में, हैंडल के पास में। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है जिसकी सहायता से इसे हम क्या कर सकते हैं, इजिली ओपन और क्लोज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। तो ये किस वाइस में होती है, ये होती है आपकी क्विक रिलीजिंग वाइस में। किसमें होती है, क्विक रिलीजिंग वाइस में होती है, जिसमें लीवर और हाफ नट की सहायता से इसको हम बहुत ही शीघ्रता से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। पूछा जाता है इसके स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो बटरेस थ्रेड कटी होती है। हैंड वाइस आप सभी को पता है, डूइंग मिनट्स वर्क, जो भी स्क्रू नट बोल्ट कीज होते हैं उसको होल्ड करके यूज करने के लिए 125 mm तक के साइज को होल्ड कर सकता है। ठीक, बिंग नट का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। बेंच वाइस बेंच पर फिट की जाती है आपकी। टूल मेकर वाइज बेसिकली आपका टूल रूम में प्रयोग किया जाता है फिनिशिंग कार्यों के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर एक फाइल दिखाया गया है। फाइल में एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स से जो मार्क किया गया उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए फाइल के टोटल पार्ट। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका हैंडल, जो कि वुड या फिर लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक, ये पूरी आपकी क्या हो गई, फाइल की बॉडी हो गई। ठीक, टिप से लेकर के हील तक ये आपकी फाइल की बॉडी हो गई, लेंथ हो गया। ये आपका बेसिकली क्या है, उसका फेस है जहाँ पर दांते कटे होते हैं, सिंगल कट हो या डबल कट हो। ये आपका क्या हो गया, उसका एज हो जाता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका टैंग वाला एरिया हो गया, यहाँ पर इसका शोल्डर हो गया। अब एज में ध्यान क्या रखना, और यहाँ पर लास्ट में आपका क्या होता है, टिप या पॉइंट होता है। अब एज पर अगर यहाँ पर कोई दांते नहीं कटे हैं, पूरा प्लेन दिया गया है, तो इसे हम किस एज के नाम से जानते हैं, इसे हम सेफ एज के नाम से जानते हैं। और अगर इसी पर आपका दांता कटा होता है, जनरली एज पर फाइल में क्या होता है, सिंगल कट दांते कटे होते हैं। अगर कोई दांता नहीं कटा है तो इसी को हम सेफ एज फाइल या फिर पूरी फाइल की बात की जाए तो हैंड फाइल के नाम से भी जानते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जो आपकी 90 डिग्री पर मान लीजिए किसी सरफेस की फाइलिंग करनी है, वहाँ पर एक सरफेस क्या है आपका ऑलरेडी फिनिश किया जा चुका है और दूसरे एडजेसेंट सरफेस पे हमें फाइलिंग करनी है। तो पहले वाले सरफेस को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस फाइल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उस पर आपका कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन करता हुआ दिखाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑप्शन, मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री,
या फिर चेकिंग फ्लैटनेस या चेकिंग स्क्वायरनेस या सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल, या फिर वर्क पीस को राइट एंगल पर यहाँ पर सेट कर रहा है। तो मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, यहाँ पर कहीं भी आपको स्क्राइबर नहीं दिखाया गया है कि उससे लाइन खींच रहा हो, पहला ऑप्शन वैसे आपका गलत हो जाएगा। दूसरा चेकिंग फ्लैटनेस, तो इसका करेक्ट आंसर यही है चेकिंग फ्लैटनेस। यहाँ पर आपकी एक फ्लैट सरफेस दिखाई गई है, ठीक है, या कोई जॉब है उसको फाइलिंग करने के बाद यहाँ पर ट्राई स्क्वायर के हेल्प से बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके बीच में इस पर सरफेस पे रख के इसके ब्लेड को देखते हैं कि यहाँ पर कोई गैप दिख रहा है कि नहीं, कोई यहाँ पर लाइट पास हो रही है कि नहीं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर रहे होते हैं, समतलता चेक कर रहे होते हैं, कितने फ्लैट में हमारा यहाँ जॉब फिनिश हुआ है। मान लो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चेकिंग स्क्वायरनेस कब होगा, जब ब्लेड आपकी इस एज पर लगी होती और आपका स्टॉक इस एज पर लगा होता, कुछ इस प्रकार का करके दिखाया जाता, तो ये आपका क्या हो जाता, चेकिंग स्क्वायरनेस हो जाता। हाइट पर सेट कब करते, जब आपका यहाँ पर कोई सरफेस टेबल दिया हुआ होता, उसके साथ कोई और अटैचमेंट होता और वहाँ पर हाइट पे सेट करने का आपका प्रोविजन होता। प्रेजेंटली यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेकिंग फ्लैटनेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी आपकी एक्यूरेसी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। कई बार एग्जाम में 0.02 दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 0.002 जिसे हम कह सकते हैं 2 माइक्रोन पर 10 mm लेंथ इसकी एक्यूरेसी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, कौन सा मार्किंग मीडिया होता है जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, रफ फोर्जिंग पर किया जाता है या फिर कास्टिंग वाले वर्क पर किया जाता है। तो ये आपका कौन सा होता है, तो बेसिकली आपका बहुत ही रफ एंड टफ यूज के लिए वाइट वाश का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपकी रफ सरफेस होती है, कास्टिंग फोर्जिंग बेसिकली रफ वर्क ही है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। पर्सियन ब्लू के बारे में पूछा जाए तो काफ़ी फिनिशिंग कार्य में प्रयोग किया जाता है। एक विशेषता होती है सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, बट लाइनें इस पर काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। ये हो गया पर्सियन ब्लू के बारे में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा मार्किंग मीडिया होता है जिसका प्रयोग सूक्ष्म कार्यों के लिए करते हैं, सूखने में अधिक समय लेता है, तो पर्सियन ब्लू हो गया। कॉपर सल्फेट की बात की जाए तो इसकी विशेषता पूछी जाती है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है, तो होता है कॉपर सल्फेट। किस कारण होता है, क्योंकि इसका जब हम घोल बना रहे होते हैं तो इसमें पानी के साथ साथ नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा घोल क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसको यूज करते समय थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। सेल्यूलोज लिक्विड की विशेषता क्या होती है, ये मल्टी कलर में पाया जाता है, कई सारे कलर में उपलब्ध होता है, ये इसकी क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच इज यूज्ड टू फिनिश द रीशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट। बेसिकली आप सभी को पता है डिवाइडर क्या होता है, ठीक, तो डिवाइडर का जब पॉइंट वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, ठीक, तो उसके पॉइंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राइंडिंग मशीन पर मान लो ले गए, हमने उसको क्या किया, फिनिश कर लिया, अगर उसको रीशार्प कर लिया। अब उसके बाद फाइनल फिनिशिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइनल टच उसका कहाँ पर देता है, तो बेसिकली एक स्टोन होता है जिसको हम ऑयल स्टोन के नाम से जानते हैं, उसी पर क्या करते हैं, इसकी धार को हम फाइनल रूप से फिनिश करने का काम करते हैं। डिवाइडर का आप सभी को यूज पता होगा कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली कोई भी डिस्टेंस है उसकी मार्किंग के लिए या फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट उसमें सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए, मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए कई सारा यहाँ पर इसका उपयोग होता है। आप कंफ्यूज मत होना डिवाइडर को, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर स्क्राइबर से कंफ्यूज हो जाते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग होता है लाइनें खींचने के लिए, ठीक, जिस प्रकार पेंसिल का प्रयोग होता है कागज़ पे लाइनें खींचने के लिए, उसी प्रकार स्क्राइबर का प्रयोग लाइनें खींचने के लिए किया जाता है मेटल पर, जबकि डिवाइडर का प्रयोग डिस्टेंस को डिवाइड करने के लिए, किसी मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का यूज क्या होता है, किसके लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है लंबाई चेक करने के लिए, या फिर वर्क पीस को सेट करने के लिए, या फिर एंगल को चेक करने के लिए, या फिर डेप्थ गहराई को चेक करने के लिए। तो आप सभी को क्लियर होगा यहाँ पर हम बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अगर आपको बेवल नहीं पता सीधा सीधा प्रोटेक्टर देख लो। प्रोटेक्टर का हिंदी में मतलब क्या होता है, चांदा। चांदे का प्रयोग कहाँ करते हैं, एंगल,
कोण को मेजर करने के लिए, ठीक। तो कोई भी आपको कोण मेजर करना है या फिर आपको चेक करना है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। डेप्थ के लिए बात की जाए तो बेसिकली इसके लिए हम आपका वर्नियर डेप्थ गेज हो गया या नॉर्मल वर्नियर है उसका जो एक्सटेंशन आपका डेप्थ गेज डेप्थ बार होती है उसके द्वारा चेक कर सकते हैं, या फिर आपका डेप्थ माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर, नेम द फाइल शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक फाइल का फिगर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सी फाइल है। ऑप्शन है रिफलर फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल या फिर क्रॉसिंग फाइल। तो ये कौन सी फाइल है, ये आपकी होती है टिंकर फाइल। प्रयोग कहाँ किया जाता है टिंकर फाइल का, तो टिंकर फाइल का प्रयोग किया जाता है जो ऑटोमोबाइल की बॉडीज़ होती हैं उस पर टिंकरिंग प्रोसेस के बाद उसको फिनिश करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है, किसका, टिंकर फाइल का। तो जो भी आपकी स्पेशल फाइल होती हैं कई बार इसका एग्जाम में फिगर दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर डायरेक्टली आपसे इसका यूज पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे अदर ऑप्शन की बात की जाए, रिफरल फाइल यहाँ पर दिया गया है, तो रिफरल फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग डाई सिंकिंग में हो गया या फिर इंग्रेविंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैरेट फाइल का प्रयोग पूछा जाए कि बैरेट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली इसका प्रयोग कहता है जो भी जॉब पे शार्प कॉर्नर होते हैं, शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्रॉसिंग फाइल के बारे में पूछा जाए तो कई बार यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि क्रॉसिंग फाइल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बेसिकली फिश बैक फाइल के नाम से जानते हैं। और मोस्टली प्रयोग की जाती है आपकी राउंड फाइल या फिर हाफ राउंड फाइल की जगह पर इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो जो स्पेशल फाइल होती हैं एग्जाम में आपकी कई बार पूछी जाती हैं, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर, इसमें पूछा गया है व्हिच वाइस इज यूज्ड टू होल्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब। कोई खोखला बेलनाकार जॉब है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपसे बात की जाए कैसा वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ठीक। चाहे वो आपका हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए आपका पाइप वाइस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं, पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। अब पाइप वाइस की विशेषता क्या होती है, जो आपके अन्य वाइस होती हैं इसके जो जॉस होते हैं वो हॉरिजेंटल मूव करते हैं, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटली मूव करते हैं। लेकिन जो पाइप वाइस होती है इसके जॉस क्या करते हैं, वर्टिकल मूव करते हैं, ऊपर और नीचे मूव करते हैं इसके जॉस, ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है। और जो पाइप वाइस है इस पर मिनिमम आपका जो ग्रिपिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 3 पॉइंट ग्रिपिंग होता है। 120 डिग्री में मिनिमम आपका 3 पॉइंट ग्रिपिंग इसमें होगा। पिन वाइस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बेसिकली आपका जो वॉच मेकर शॉप होती है वहाँ पर पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे घड़ी के पुर्जों को होल्ड करने के लिए। इसमें बेसिकली कॉलेट चक के द्वारा होल्ड किया जाता है। हैंड वाइस हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था, बेंच वाइस को भी डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। जब हम अपने पहले वाले क्वेश्चन में आज की वीडियो के डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हेक्सा ब्लेड की पिच के बारे में, तो हमने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बताया था कि कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कंड्यूट पाइप की कटिंग करने के लिए किस पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कंड्यूट पाइप पूछा जाए या फिर थिन ट्यूब पूछा जाए या फिर हार्ड मटेरियल पूछा जाए, तो इन सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फाइन पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं जिसकी पिच कितनी होती है, 0.8 mm इसकी पिच होती है। दूसरा 1.8 mm कोर्स पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग सॉफ्ट मेटल लाइक ब्रॉस और ब्रॉन्ज के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 100 नंबर, व्हिच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु वाले कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है या किस कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं पावर सा के बारे में, जिसे आप पूरा नाम बताया जाए तो पावर हेक्सा कह सकते हो, तो पावर सा का जब हम वहाँ पर यूज पढ़ते तो वहाँ पर आपका आता है कंटूर बैंड सा और हॉरिजेंटल बैंड सा, सर्कुलर सा। तो इन सभी के यूज के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जब डिफरेंट प्रकार की प्रोफाइल मान लो कुछ इस प्रकार से कट करना है, इस प्रकार से कट करना है, ठीक है, कुछ डिफरेंट प्रोफाइल, आकृति डिफरेंट है, उस प्रकार की कटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है कंटूर बैंड सा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, सीधा सीधा सेंटेंस कि डिफरेंट प्रोफाइल कटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंटूर बैंड सा का प्रयोग करते हैं। सर्कुलर सा का प्रयोग कब करेंगे? तो आपको जब लार्ज सेक्शन में, काफ़ी बड़े सेक्शन में कटिंग करनी होती है तो वहाँ पर सर्कुलर सा का प्रयोग किया जाता है। पावर सा का प्रयोग बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए करते हैं। आपका बेसिकली ये पावर ऑपरेटेड होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपकी जो ब्लेड होती है फॉरवर्ड स्टॉक में मेटल को हटाती है और रिटर्न स्टॉक में कटिंग करती है, ठीक, जो कटिंग करने के बाद जो चिप्स होते हैं उसको फॉरवर्ड स्टॉक में हटाती है और रिटर्न में कटिंग का काम करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हॉरिजेंटल बैंड सा की बात की जाए हॉरिजेंटल बैंड सा की, तो बेसिकली ये क्या होती है? कुछ इस प्रकार से इसमें एंडलेस ब्लेड लगी होती है जो कि कंटिन्यूअस कटिंग करती है। पावर सेम में क्या है? एक स्टॉक में कट करेगा, दूसरे में मेटल को हटाएगा। जबकि हॉरिजेंटल बैंड सा क्या होती है? ये आपकी कंटिन्यूअस कटिंग का काम करती रहती है। तो इसका क्या है? एडवांटेज है। तो अपना जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे वॉइस के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पर जो पाइप वाइज हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम 3 पॉइंट ग्रिपिंग होती है, तो इसको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी हॉलो या सिलेंड्रिकल जॉब है उसको होल्ड करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो उसका आंसर हो जाता है 3 पॉइंट। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइप वाइज किसी सिलेंड्रिकल जॉब को कितने पॉइंट पर ग्रिप करती है, तो ये बेसिकली जब नॉर्मल पूछा जाए तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा 4 पॉइंट पर। कितना हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा 4 पॉइंट पर वो ग्रिपिंग करती है, ठीक है, 4 पॉइंट पर। चूंकि एक आपका ऊपर हो गया, ठीक है, और एक नीचे हो गया, तो यहाँ पर एक आपका हो गया, एक यहाँ पर हो गया 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 3, इसी के बीच में यहाँ पर हमारी क्या होती है? रॉड लगी होती है। तो 4 पॉइंट पर क्या करती है? ग्रिप करती है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अपने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके अपने डाउट को वहाँ पूछ सकते हैं। क्लासेस की PDF के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहती हैं जो भी ITI से संबंधित हो गई, ठीक। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है। आप अगर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको क्लासेस चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो की रैंकिंग भी ठीक होती है, ठीक। तो बट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।